हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जो है मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट कर रहे हैं और मैथमेटिकल टूल्स में पहले थोड़ा सा समझते हैं मैथमेटिकल टूल्स होते क्या हैं। भाई ये फिजिक्स नहीं है, पहली बात तो फिजिक्स नहीं है, पर फिजिक्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनके बगैर हम फिजिक्स में थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। बिना इनके हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पूरी मैथमेटिक्स होती है, आप ये समझ लो। लेकिन हम मैथमेटिक्स को बहुत हायर लेवल पे यहाँ पर नहीं ले जाने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर चीजों को बताएंगे। हाँ, डेफिनेटली हम किसी एक आध चीज पर बहुत अच्छा स्ट्रेस देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जैसे मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, वेक्टर। अगर हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। वेक्टर हम यहाँ पर ही समझने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक से वेक्टर का यूज स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेम मैनर डिफरेंशिएशन भी हम थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज भी फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक करना है, कहाँ तक आपको मैं बताऊंगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको करना है, बस ये ध्यान रखिए। पूरी मैथ की एक्सपेक्टेशन लेकर के मैथमेटिकल टूल्स आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा अभी, फिजिक्स पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी तो कैसे इन टूल्स को हमें यूज करना है ये भी हमें सिखाना होगा, सीखना होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताऊंगा मैं। क्या रिक्वायरमेंट है? फिर तो हम लोग मैथ ही पढ़ने लग जाएंगे। भाई इसमें कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो फिर हम मैथ ही पढ़ लेंगे। तो पूरे 2 साल का जो आपका मैथ का सिलेबस है ना, उसका 80% पार्ट में कुछ 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 पॉइंट्स यहाँ पर बेसिक यहाँ पर है, ठीक। तो हमें बेसिक ही समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे पहली बात मैं सिखा रहा हूं आपको कि ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई ऐसा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत सारी बातें आपको पहले से पता भी होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज। तो पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि एल स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। दूसरी बात, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत सारे देखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप साइन थीटा बताइए लिख करके क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि यहाँ इस ट्रायंगल में साइन थीटा जो है वो h/l आएगा। अगर कोई कहे सर कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं कहूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b/l आएगा, ठीक है ना। अगर कोई कहता है सर कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट थीटा की वैल्यू बोलो भाई क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी b/h, है ना। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको पता होने चाहिए, और ये ज्यादातर लोगों को जो 10th में पास करके आए, उन बच्चों को जो 10th का एग्जाम दे करके आए, उन बच्चों को ये बातें पता होती, ठीक है ना। फिर कुछ बेसिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, यहां पर देखो जरा ध्यान से। अगर आपको ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया, मान लो मैंने आपको ऐसा एक ट्रायंगल दिया, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका यूज बता रहा हूं। अगर ये एल है मान लो, और ये एंगल थीटा है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप साइन थीटा का यूज करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? एल कॉस थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल साइन थीटा, ठीक। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ये लिखना है तो हम साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना स्टार्ट करें और बहुत देर बाद पहुंचे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जेई में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये किसी क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा यूज होगा, और प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही छोटी बात है ना। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल पे है। पर इसके बगैर काम नहीं चलेगा, आना ये भी चाहिए। मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये दिया हुआ एच, ध्यान से देखना, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमें यहां पर भी लिखना आना चाहिए, तुरंत लिख पाए हम। जैसे इसको अगर पूछा बोला जाए क्या होगा, ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी एच कॉट थीटा। और अगर कोई कहता है सर ये बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये वैल्यू आएगी एच कॉसेक थीटा।
cosec थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये रेशियोज आप देखेंगे ना, जैसे cosec थीटा क्या होता है भाई, cosec थीटा 1/sin थीटा, तो L/h हो जाएगा। तो आप इसका यूज करके देखेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था जो मेरे दिमाग में, मैं बताना चाहता था कि फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक, ये लेक्चर्स, ये लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा, ये मैं आपके लिए दोबारा से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, क्योंकि उन लाइव लेक्चर्स में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइव लेक्चर्स हुए थे, उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, और वो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको कंटेंट देना चाह रहा हूँ। तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम हटा करके जो श्रिंक करके बचा है आपके लिए, वो मैं देने की तैयारी में हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिए जरा ध्यान से, कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंसेस होती हैं शुरू में, फिर अगर हम लगे रहते हैं तो धीरे धीरे सही हो जाता है। आइए आगे, ट्रिग्नोमेट्री की और कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू होगी इसकी, 1। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना, बोलो भाई, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालें हम, ये क्या लिख दिया भाई, तो इट्स वैल्यू इज सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखें, देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, उसके बाद कुछ और बेसिक फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में, मैं बिल्कुल फर्स्ट लाइन बता रहा हूं आपको। साइन 2 थीटा की वैल्यू जिनका यूज होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैं यूज करूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जब यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप वहां पे पूछें कि भाई ये सर हमको तो मालूम नहीं है, ये मालूम याद रखना है, ये याद रखना है इस पेज पे जितना भी है। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये सारे याद रखना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। बात समझ में है, ठीक है ना, इतनी बात तो एज इट इज ध्यान रखनी। ठीक है, जितनी बात मैंने बताई इतनी बात आपको एज इट इज ध्यान रखनी। क्लियर, चलो, तो मैं कह रहा हूं, जो मैं पहली हेडिंग उठा रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, जो फर्स्ट हेडिंग उठा रहा हूं वो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर वेक्टर को डिफाइन करो, तो मैं वेक्टर को डिफाइन करने का मेथड ही अलग रखूंगा। मैं वेक्टर को ऐसे डिफाइन करूंगा, क्या, मैं बोलूंगा द क्वांटिटीज विच ओबे वेक्टर लॉज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर के रूल्स को जो ओबे करता है वो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है ना, इन जनरल जो वेक्टर्स होते हैं इनके पास दो चीजें होती हैं, और जो स्केलर्स हैं उनके पास एक ही चीज है। क्या बात कर रहा हूं मैं, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है ना, और स्केलर क्वांटिटीज में जनरली डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होना कंपलसरी है, डायरेक्शन होना कंपलसरी है, और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स 5 -2 4 6 3.8, ऐसे नंबर से हम -3.8, है ना, ऐसे नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर को, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है। लेकिन जैसे ही हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम नंबर से केवल काम नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, हमें एरो चाहिए। क्यों एरो चाहिए, क्योंकि एरो के पास ऑटोमेटिकली दो चीजें होती हैं, एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें हैं इसके पास। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए बी सी डी ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी की जब बात है तो कुछ अलग दिखना चाहिए, तो इसके ऊपर ऐसा बार लगाते हैं, ए बी सी।
ऐसा। अब जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कोई अगर चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें 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 ऐसा आप कई सारे रशियन ऑथर्स की बुक देखेंगे ना, तो उसमें आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा लिखा होगा बोल्ड, बिल्कुल बोल्ड वो लिखते हैं तो उसको हम वेक्टर मान करके चलते हैं, ठीक है ना। ये अभी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे निकल गया गलती से मुंह से मेरे, तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ ऑफ द एरो और डायरेक्शन के लिए एरो हेड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऐसा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? अरे लेंथ ऑफ द एरो बताएगा, तो एरो की लेंथ नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। डायरेक्शन नेगेटिव का तो मतलब निकल रहा है, डायरेक्शन अपोजिट का मतलब निकल रहा है, पर लेंथ ऑफ द एरो मस्ट बी ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव। बात समझ, जैसे ये फोर्स वेक्टर है मान लो, तो यहाँ लिखा हुआ एफ वेक्टर। अगर ये फोर्स वेक्टर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ वेक्टर लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा लिखा है। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ द एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने का मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखने का मतलब है मैग्नीट्यूड। और ये जो लिखा हुआ है इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात है, ठीक है। जैसे मान लो ये 5 या 10 न्यूटन का फोर्स है, कैसा फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है ना, कैसा फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मेरा ये कहना है कि फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 10 न्यूटन। अब मैं सोच रहा हूँ मार्केट में क्या न्यूटन में स्केल आता है जो मैं 10 न्यूटन नाप लूं, नहीं आता है। तो वी विल डिजाइन अ वर्चुअल स्केल। कैसा स्केल डिजाइन करेंगे, वर्चुअल स्केल। वर्चुअल स्केल मतलब फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी लंबाई मुझे क्या बनानी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर। अपने आप ये 10 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग केवल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना इतनी बात? बहुत सिंपल बात, पढ़ाई मैंने कुछ भारी चीज अभी तक पढ़ाई नहीं है ना। आज की क्लास में ही सबसे भारी चीज मेरे ख्याल से बताई होगी। बहुत सिंपल बात बताई है, ठीक है ना। अब वेक्टर किसको कहते हैं, कोई बोले नहीं कॉन्क्रीट कोई बात बताओ कि हम पता लगा लें कि ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर। तो मैं कह रहा हूं वेक्टर उसको कहते हैं जो वेक्टर के रूल्स को ओबे करता है, वेक्टर के रूल्स को ओबे करता है, ठीक है। डायरेक्शन होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कोई कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी ना जिसके पास डायरेक्शन होगा पर वो वेक्टर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट जो है वो यहां पर आएगी, करंट वो स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जब मान लो ऐसा एक वायर बनाया गया तो तुम इसमें करंट ऐसे दिखाते हो, याद होगा तुमको, ऐसे करंट दिखाते तो एरो बनाते हो, डायरेक्शन होती है ना करंट की। फिर ये स्केलर क्यों, क्योंकि ये वेक्टर के रूल को ओबे नहीं करता, इसलिए स्केलर। तो जो वेक्टर के रूल को ओबे करेगा वो वेक्टर है, जो नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज आपने सुनी है बताइए? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत सारी हैं। हर चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी, तभी तो वेक्टर पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग। वेक्टर हमारे लिए एक टूल है ना। वेक्टर अगर हम वेक्टर ऑपरेशन अगर नहीं जान रहे होंगे तो हम आगे हर चैप्टर में फंसने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसको 99 नहीं 100% समझना है, कोई पॉइंट इसमें मिस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, तो वेक्टर के कौन, अब कोई कहेगा भाई कैसे पता लगाओगे, तो मैं कहूंगा भाई मेरे को तो पहले वेक्टर के रूल सीखने पड़ेंगे। जब तक मैं वेक्टर के रूल नहीं सीख जाता हूं तब तक मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये फला क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है या नहीं है, मैं नहीं बता सकता, है ना। मुझे पता लगाना पड़ेगा, जब तक मुझे रूल नहीं आ जाएंगे मैं पता लगा नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चों ये लेक्चर 1 था जिसमें बहुत थोड़ा सा मैंने बताया। इसको पूरा समझने के बाद ही L2 लेक्चर 2 आपको देखना है। बीच में कोई देखेगा जंप कर करके देखेगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। गुड लक, लेट अस मूव टू लेक्चर 2।